श्रीलंका में खराब हालात के बीच चीन की कोशिश है कि उसकी नजर हर वक्त भारत पर रहे। इसके लिए उसने श्रीलंका की जमीन का इस्तेमाल किया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग श्रीलंका के दिल यानी कोलंबो में पोर्ट सिटी बना रहे हैं। यानी चीन को हिंद महासागर में दाखिल होने के लिए पोर्ट सिटी के रूप में गेटवे मिल गया है। कैसे चीन ने भारत पर नजर रखने के लिए श्रीलंका को अपने झांसे में फंसाया, हमारी सहयोगी जसप्रीत ने ग्राउंड जीरो पर जाकर चीन की इस साजिश की पड़ताल की। इस वक्त हम मौजूद हैं पोर्ट सिटी में और मैं आपको मॉडल दिखा देती हूँ कैसे ये पोर्ट सिटी बननी है। देखिए ये पोर्ट सिटी का पूरा मॉडल होगा, काफ़ी समय इसमें लगेगा और इसकी तुलना हो रही है लंदन से हो रही है कि कैसे इसका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जहाँ पर व्यापार होगा। कल तक यहाँ पर काम हो रहा था, अभी यहाँ पर काम नहीं हो रहा है। तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूँ। कई सौ हेक्टेयर में ये पोर्ट सिटी बनने वाली है श्रीलंका के दिल में। इस वक्त हम कोलंबो में मौजूद हैं और ये कहा जा सकता है इस पोर्ट सिटी के जरिए कि चीन अब भारत पर नजर बनाएगा। हिंद महासागर पर चीन की एंट्री हो जाएगी क्योंकि समुद्र के रास्ते भारत की दूरी कुछ 100 किलोमीटर की है। 1 से 2 घंटे में आप यहां से भारत पहुंच सकते हैं और चीन इस पोर्ट सिटी से अब भारत पर नजर बनाएगा। गेटवे कह सकते हैं, यानी कि श्रीलंका से चाइना को भारत में नजर बनाने का गेटवे मिल गया है। आप देखिए ये जो पोर्ट सिटी है, राकेश आप उधर तस्वीरें दिखाते रहिए। ये पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। यहाँ से जहाँ तक हमारे कैमरे की नजर जाती है, बड़ी बड़ी मशीन्स इस वक्त आप देख सकते हैं। और ये भारत के लिए खतरा है, बहुत बड़ा खतरा भारत के लिए है क्योंकि चीन के इस श्रीलंका में बढ़ते कदम, मजबूत कदम पोर्ट सिटी में भारत के लिए खतरा है। भारत को चीन आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा है। इसके जरिए, इस पोर्ट सिटी के जरिए चीन का भारत में वर्चस्व होगा, हिंद महासागर में वर्चस्व होगा और यहाँ से इस पोर्ट सिटी से भारत पर नजर बनाएगा चीन। हम देखेंगे समुद्र के रास्ते दूरी काफ़ी कम है और आप जल्द यहाँ पर पहुँच जाते हैं। जो साउथ का इलाका है वहाँ से काफ़ी कम दूरी पर ये पोर्ट सिटी है और अभी ये मॉडल बन रहा है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है नो एंट्री ऑथोराइज्ड पर्सन ओनली। तो यहाँ पर हमारी एंट्री नहीं हो सकती है, मीडिया अंदर तक नहीं जा सकता है। नहीं तो यहाँ से हम दिखा देते हैं आपको। आप देखिए यहाँ पर जो ट्रेड होगा उसमें हर करेंसी में ट्रेड हो पाएगा। श्रीलंका ने एक तरह से कहेंगे कि चीन को ये पोर्ट सिटी दे दी है। जो सरकार की गलत नीतियां हैं उसकी वजह से पूरी तरीके से इस पोर्ट सिटी पर चीन का कब्जा हो गया है। यहाँ पर चीन में लोग दाने दाने को मोहताज हो, श्रीलंका में लोग दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। चीन मदद नहीं कर रहा है। इस पोर्ट सिटी में अगर हम देखेंगे तो चीन की तरफ से यहाँ पर बोट्स लगाए गए हैं और लगातार यहाँ पर काम चल रहा है। चीन की पूरी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी इस पर काम होए। श्रीलंका को तो बड़ा आर्थिक नुकसान है, श्रीलंका की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, लेकिन भारत के लिहाज से भी ये बहुत बड़ा नुकसान है। भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है जो बार बार हम आपको बता रहे हैं। ये मैं बोर्ड्स आपको दिखाते चलती हूँ। ये आप देखिए आगे वाला बोर्ड, ये दुबई यूएई, इस पोर्ट सिटी की तुलना हो रही है। दुबई की तरह इसको विकसित किया जाएगा, ये इनका मॉडल है। इसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी हो रहा है। और अब बात यूक्रेन की करेंगे। बूचा में नरसंहार की तस्वीर आने के बाद पुतिन बुरी तरह से फंस चुके हैं। इल्जाम उन्हीं की फौज पर लग रहा है। ऐसे में व्लादिमीर पुतिन के बचने का रास्ता यहां पर जो है खुद उन्होंने कैसे निकाला है वो अब आपको बताएंगे। अब इसे वो अगले 24 घंटे में अंजाम देने भी जा रहे हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव के मोर्चे से फौज हटाने के बाद पुतिन ने रेड कॉरिडोर बनाने का फैसला कर लिया। क्या है ये रेड कॉरिडोर जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए देखेंगे तो आपको पुतिन का प्लान बी यहां पर समझ आएगा और बहुत ही हैरान करने वाली बात भी मालूम चलेगी। कीव के पास बुचा शहर में लाशें मिली तो रोज धमाकों के साथ सोता और जागता है मारिउपोल। कीव और मारिउपोल के बाद यूक्रेन के 2 और शहर देखिए जहां बड़ी तबाही हुई है। एक है बोरोडियांका और दूसरा है स्ट्यांका। ये दोनों शहर राजधानी कीव के 50 किलोमीटर के दायरे में हैं। बोरोडियांका भी बुचा की तरह लाशों से पटा पड़ा है। यहाँ की तस्वीर भी डराने वाली है। ये वीडियो देखिए जिसे चलती कार से शूट किया गया है और अब यहाँ की तबाही का अंदाजा लगाइए। इस शहर में एक भी इमारत साबुत नहीं बची। ज्यादातर बिल्डिंग पूरी तरह तहस नहस हो चुकी है। शहर खाली हो चुका है। कुछ चुनिंदा गाड़ियां चलती हुई देखी जा सकती हैं।
करीब ही स्ट्यंका में भी बड़े पैमाने पर बमबारी हुई। ये यूक्रेन का एक छोटा सा कस्बा है। यहाँ जंग से जो हाल हुआ है उसकी तस्वीरें भी डराने वाली हैं। शहर में ना के बराबर लोग बचे हैं। जली हुई इमारतें, सड़कों पर बिखरा मलबा, यहाँ हुई जंग की स्क्रिप्ट बता रहा है। बोरोडियांका और स्ट्यंका की तस्वीरों से पता चलता है कि जो गुस्सा रूस कीव पर उतारना चाहता था, उसका पहला शिकार यूक्रेन के यही दो छोटे शहर बने। लेकिन रूस ने बुचा और बाकी जगह मिली लाशों को झूठ का पुलिंदा करार दिया। रूस का दावा है कि ये सब कुछ यूक्रेन का किया हुआ है और अब वो पश्चिमी देशों के साथ मिलकर रूस के खिलाफ वीडियो प्रोपेगेंडा चला रहा है। В 23 километрах северо-западнее Киева военнослужащими 72-го Украинского главного центра психологических операций была проведена очередная постановочная съемка якобы погибших от насильственных действий российских вооруженных сил мирных жителей для последующего распространения через западные средства массовой информации. Подобные мероприятия украинскими спецслужбами сейчас организованы. रूस जो दावा करे, लेकिन दुनिया ने बुचा और बाकी जगहों पर लाशें देखी। अब सवाल है कि ये हत्याएं किसने की? बूचा के बाद बोरोडंका और स्टेंका से जो तस्वीरें आई हैं वो दिल दहला देने वाली हैं और बेहद दर्दनाक है। कीव में लोग गुस्से से भर गए हैं। जेलेंस्की ने भी ऐलान कर दिया है कि रूस ने जो नरसंहार किया है उसका बदला यूक्रेन लेके रहेगा। Забезпечується необхідна процесуальна основа для притягнення винних російських військових до відповідальності за кожен скоєний ними злочин. Хочу підкреслити, ми зацікавлені у максимально повному, прозорому розслідуванні, результати якого будуть відомі і пояснені всій. रूसी सेना धीरे धीरे यूक्रेन के कुछ इलाकों से पीछे हटी है, लेकिन उसके पीछे हटने के साथ जो शहर में बाकी बचा है उसकी तस्वीरें दुनिया तक पहुंच रही हैं। बूचा शहर में हुए नरसंहार ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है। Вулиця, скільки тут 200 метрів. От 12 чоловік лежало убитих наших. І гражданські ж молоді хлопці, то і на мотороллері, то машини. Просчитав, у машини 15 машин було розбито від воєнкомата, від нашого, і ось до угла. Це кілометр. От 15 машин по дорозі, все це. लेकिन कीव और बुचा से दूर हटने के बाद पुतिन अब ईस्ट वर्सेस वेस्ट वाले फ्रंट के लिए तैयार हो रहे हैं। सवाल है कि क्या इसमें जेलेंस्की का कीव वाला किला ढहेगा? यूक्रेन में रूस का रेड कॉरिडोर क्या है? क्या ये पुतिन के प्लान बी का हिस्सा है? क्या वो रेड कॉरिडोर तैयार करके पूरी जंग का दायरा ही बदलने जा रहे हैं? 1.5 से 2 लाख की फौज लेकर जो ऑपरेशन पुतिन ने शुरू किया था उसमें 60,000 रिजर्व फोर्स और झोंकी जा रही है। But to the world that Russian forces are responsible for the atrocities in Bucha. Now, exactly who, what units, whether they're contractors or Chechens, I don't think we're able to say right now. But we're certainly not refuting that these atrocities occurred and that they occurred at the hands of Russians. जंग तीसरे महीने में चल रही है, यानी फरवरी में हमला किया, मार्च में युद्ध तेज हुआ, अप्रैल में भी युद्ध थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। ऐसे में यूक्रेन में पुतिन के सामने 5 बड़े लक्ष्य क्या है, वो बहुत गौर से समझिएगा। कीव से पीछे हटने के बाद पुतिन अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड यानी वो इलाके जहां रूस का दबदबा है उस पर और जोर लगाना चाहते हैं, और ये है ईस्ट कॉरिडोर यानी डॉनबास का वो रीजन जहां लुहांस्क और डोनेट्स्क इलाके आते हैं। इसके साथ ही रूस दक्षिण में मारियुपोल और क्राइमिया तक रेड कॉरिडोर बनाना चाहता है, और इन्हीं इलाकों में मजबूत पकड़ हासिल करके वो यूक्रेन को बांटने वाली नदी नाइपर के जरिए ईस्ट और वेस्ट वाला फ्रंट तैयार करना चाहता है। They're going to reorganize and try to move into the southeast of the country in the Donbass region and then push this land bridge all the way across the southern coast of Ukraine, all the way through Crimea to Odessa, then maybe that will become part of their strategic requirement again, and we might see a renewed attempt to take Odessa. But I have to say, they're still quite a long way from doing that, and I think that the Russians will find that they've got a pretty tough fight in the Donbass because they'll be up against the best of the Ukrainian forces. जेलेंस्की रूस के प्लान को अच्छी तरह से समझते हैं। अमेरिका और नेटो देशों के मुंह फेर लेने से जेलेंस्की के पास अब बहुत कुछ बचा नहीं है। वो सहानुभूति हथियाने वाले कदम अब लगातार उठा रहे हैं। एक के बाद एक जेलेंस्की के पैरों तले जमीन तेजी से खिसक भी रही है।
अभी रूसी मिसाइलों के हमलों से खैरसोन, खार्किव और ओदेसा हर वक्त दहल रहा है। दुनिया ही नहीं, अब रूस भी पुतिन से पूछ रहा है कि आखिर करीब 1.5 महीने तक चल चुके युद्ध में पुतिन क्या हासिल किया। रूस का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है? पुतिन को अब तक जारी इस युद्ध में कितने नंबर मिलने चाहिए? जाहिर है कि रूस ने जैसी कामयाबी सोची थी वैसी उसे यूक्रेन में नहीं मिल रही है। 1.25 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया, लेकिन रूस की सेनाओं को अब पीछे जाना पड़ रहा है। यूक्रेन की सेनाओं ने रूस से जबरदस्त लड़ाई लड़ी है। पूरी दुनिया में इस बात पर बहस हो रही है कि पुतिन को इस अभियान के लिए कितना नंबर दिया जाना चाहिए। कीव और खार्किव में पुतिन को 0 नंबर मिलेंगे। उनकी सेना शहर में घुस भी नहीं पाई। डोनेस्क और लुहांस्क पर रूस का पहले से कब्जा है, लेकिन यहाँ यूक्रेन के हमले भी जारी हैं। पुतिन को इसके लिए 10 में से 7 नंबर दिए जा सकते हैं। मारियुपोल में रूस की फौज मौजूद है, लेकिन कब्जा नहीं कर पाई है। यहाँ पुतिन के लिए कामयाबी 50-50 है, यानी 10 में से 5 नंबर। खेरसोन में रूस कब्जा कर चुका है, लेकिन यूक्रेन इसे वापस लेने की कोशिश कर रहा है। पुतिन को यहाँ भी 7 नंबर दिए जा सकते हैं। ओदेसा में पुतिन की मिसाइलें तो चली हैं, लेकिन जमीनी फौज अब भी दूर है। यहाँ पुतिन की रिपोर्ट पर अभी इंतजार करना होगा। वैसे पुतिन के कमजोर पहलू क्या है और मजबूत पहलू क्या, इसे कुछ और रिपोर्ट्स को देखकर और बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। रूस की फौज मारियुपोल में लगातार आगे बढ़ रही है, एक एक इमारत पर हमला कर रही है, पूरे इलाके को सैनिटाइज करने के बाद ही आगे बढ़ रही है, क्योंकि रूस को पता है कि यूक्रेन मारियुपोल में गुरिल्ला युद्ध लड़ रहा है। ये यूक्रेन का सबसे खतरनाक फ्रंट है। लड़ाई मोहल्लों में हो रही है, रूस के टैंक घूम रहे हैं। लड़ाई मारियुपोल की छोटी बड़ी गलियों में हो रही है। एक कोने से दूसरे कोनों में छुपे हुए आम लोगों की जिंदगी की बड़ी बाजी लगी हुई है। कमरों से गोलियां दागी जा रही हैं। सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियां मोर्चा संभाले हुए हैं। जिन्हें खुद यूक्रेन की एंटी टैंक मिसाइलों का खतरा है। एंटी टैंक मिसाइलों से यूक्रेन की सेना रूस के टैंकों का कब्रिस्तान पहले कई शहरों में तैयार कर चुकी है। हैवी मशीन भी बिना किसी परहेज के चल रही है। कुल मिलाकर मारियुपोल में इस वक्त बहुत तेज जंग चल रही है। रूस की फौज लगातार अंदर आगे बढ़ रही है। इमारतों में रूस के स्नाइपर छुपे हैं, तो उनको काउंटर करने के लिए यूक्रेन के स्नाइपर भी लगातार हमले कर रहे हैं। ऐसे ही हमलों ने रूस को आगे बढ़ने से रोका हुआ है। अब तक सैकड़ों जान सिर्फ स्नाइपर अटैक में जा चुकी है। शहर में यूक्रेन और रूस की फौज आमने सामने है। गोलियों की बौछार है और उसमें जिंदगी बचाने के लिए एक बड़ी आबादी लगातार कोशिश कर रही है। मारियुपोल में अब भी 1 लाख से ज्यादा लोग मौजूद हैं। मारियुपोल इस गली से उस गली, फायरिंग वाली टोली किसको निशाना बना रही है? मारियुपोल में फंसे 1 लाख से ज्यादा लोग इसी दहशत में जी रहे हैं। इस वक्त मारियुपोल में खाने पीने का भारी संकट है, साफ पानी नहीं है। 1 लाख से ज्यादा लोग अब भी शहर में मौजूद हैं। सबसे डराने वाली बात यह कि पिछले 10 दिनों में हजारों बॉडी बैग मारियुपोल में सप्लाई किए गए हैं। ऐसे में मारियुपोल में अगर लड़ाई लंबी खिंची तो मरने वालों की तादाद और ज्यादा बढ़ेगी। आखिर व्लादिमीर पुतिन का सबसे ज्यादा फोकस मारियुपोल पर ही क्यों अटक गया है? रिपोर्ट्स कहते हैं कि रूस अब 60,000 नए फौजियों को इस जंग में उतारने जा रहा है। मारियुपोल में अगर यूक्रेन टूटेगा, यानी उसकी फौज सरेंडर करेगी या भागेगी या फिर मारी जाएगी, ये मारियुपोल वॉर थिएटर में रूस के लिए इस वक्त का सबसे बड़ा मिशन बन चुका है। मारियुपोल वो शहर है जिसे रूस 1 महीने से घेरकर भयंकर युद्ध कर रहा है, जहां शहर के एक एक कोने पर कब्जा करने के लिए उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। वहां रूस जीत से कम कुछ नहीं चाहेगा। लेकिन इस युद्ध से मानवीय संकट कितना बड़ा पैदा हुआ है, उसका अंदाजा लगाइए। यूक्रेन के 42 लाख शरणार्थी इस वक्त यूरोप में आसपास के मुल्कों में पहुंचे हुए हैं। पोलैंड में आधे से ज्यादा 24 लाख शरणार्थी पहुंच चुके हैं। स्लोवाकिया में 3 लाख, हंगरी में 3.25 लाख, रोमानिया में 6.25 लाख, मोल्दोवा में 4 लाख, तो वहीं बेलारूस में 12,000 लोग पहुंचे, जबकि रूस में यूक्रेन के 3.5 लाख लोग आसरा लिए हुए हैं। रूस में पनाह लेने वाले ऐसे लोग हैं जो मारियुपोल से ही निकाले गए। ये डॉनबॉस से लगा हुआ इलाका है।
और अब यहाँ सेफ कॉरिडोर बनाकर लोगों को निकालने की कोशिश लगातार चल रही है। यहाँ से निकले लोग अब भी सड़कों पर फंसे हुए हैं।